हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का क्यों ऐसा ही के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जहां हम पढ़ रहे हैं नीट क्वेश्चन सीरीज़। तो आज हम नीट क्वेश्चन सीरीज़ का सेकंड लेक्चर केमिस्ट्री का हम पढ़ने वाले हैं, वो है पीरियोडिक टेबल। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही कंप्लीट रिवीजन। कुछ क्वेश्चनों के साथ हम इसका कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करने वाला है। तो आप ध्यान से देखते रहें, पढ़ते रहें। स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, आ जाइए। देखो, आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 57 बिलोंग्स टू। क्वेश्चन कह रहा है कि एटॉमिक नंबर 57 यानी कि परमाणु क्रमांक 57 वाला जो एलिमेंट है, तत्व है, वो किससे संबंधित है, किससे बिलोंग करता है। ऑप्शन है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। क्लियर? अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे। देखो, हमें गिवन है क्या? एटॉमिक नंबर। क्या गिवन है? एटॉमिक नंबर गिवन है। और अगर आपको एटॉमिक नंबर गिवन हो तो कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। वो क्या है? ध्यान से सुने। अगर मान लो एटॉमिक नंबर 1, देखो ये होता है ग्रुप नंबर 1 और ये होता है ग्रुप नंबर 18। ठीक है। अगर एटॉमिक नंबर कितना है? 1 से 2, तो ध्यान से देखना, ये होता है फर्स्ट पीरियड। कौन सा है? फर्स्ट पीरियड। चलो, क्लियर हुआ? क्या है ये? फर्स्ट पीरियड है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 3 से, एटॉमिक नंबर 3 से कहां तक हो? 10, तो ये होता है फिर सेकंड पीरियड। ठीक है। ऐसे ही अगर 11 से लेकर के एटॉमिक नंबर कहां तक हो? 18, तो ये थर्ड पीरियड से रिलेटेड होता है, यानी कि एलिमेंट जो है वो कौन से पीरियड में आएगा? थर्ड पीरियड में। ऐसे ही फिर अगर हम बात करें तो 19 से लेकर के 36 एटॉमिक नंबर तक अगर है तो वो फोर्थ पीरियड का होता है। ठीक है। कौन से का होता है? फोर्थ पीरियड का। फिर ऐसे ही 37 से 54, कितना? 54, तो वो फिर फिफ्थ पीरियड का होता है। तो वो कौन से का होता है? फिफ्थ का। और फिर अगर हम बात करें आगे तो 55 से 86, ठीक है, ये होता है सिक्स्थ पीरियड का। मतलब इसके बिटवीन जो भी एटॉमिक नंबर आ रहा है 55 से लेकर के 86 तक के, वो सारे कौन से पीरियड में होंगे? सिक्स्थ पीरियड में। और फाइनली 87 से अगर हम बात करें 118 तक, ठीक है, तो वो कौन से पीरियड में चले जाते हैं? सेवन्थ पीरियड में चले जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं कि अगर एटॉमिक नंबर यहाँ से यहाँ या इनके बीच का हो तो वो कौन से पीरियड के होंगे। ये तो क्लियर हो गया। तो पीरियड हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन से पीरियड का है, तो पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे। अब हमें कैलकुलेट करना है किसको? ब्लॉक को। तो अब ब्लॉक कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो ब्लॉक कैलकुलेट करने के लिए ध्यान से देखो, अगर ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 है तो अपने पास ब्लॉक आता है कौन सा? एस ब्लॉक। यानी कि पहले और दूसरे ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं, देखो ये ग्रुप 1 और इसके आगे ग्रुप 2, तो वो कौन से के? एस ब्लॉक के। ऐसे ही ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 ये आते हैं डी ब्लॉक के। ऐसे ही फिर अगर हम बात करें तो ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक के ये आते हैं पी ब्लॉक के। यानी कि ये ग्रुप पी ब्लॉक में जाएंगे। और फाइनली एफ ब्लॉक होता है। तो जो ग्रुप नंबर 3 है, ग्रुप नंबर 3, इसके अंदर ही होते हैं कौन? एफ ब्लॉक। ठीक है। तो ग्रुप नंबर 3 में ही कौन आता है? एफ ब्लॉक एलिमेंट आता है। अब खास बात क्या है? ध्यान से देखो, ग्रुप नंबर 3 है वो डी ब्लॉक में भी जा रहा है, ग्रुप नंबर 3 है वो एफ ब्लॉक में भी जा रहा है। तो अब यहां समस्या ये कि डी में कब होगा और एफ में कब होगा। तो ध्यान से सुनना, एफ ब्लॉक में ग्रुप नंबर 3 में अगर 58 से, एटॉमिक नंबर 58 से कहां तक हो? 71, तो वो एलिमेंट कौन से में जाते हैं? एफ ब्लॉक में। ऐसे ही साथ में, इधर ध्यान से देखो, साथ में 90 से लेकर 103
90 से लेकर 103, ठीक है। तो ये भी किस में जाते हैं, एफ ब्लॉक में। तो जिनके एटॉमिक नंबर ये या इनके बिटवीन बीच में हो, ये या इनके बीच में हो, वो कौन से ब्लॉक के हैं, एफ ब्लॉक के। क्लियर। इनके अलावा जो हैं ग्रुप नंबर 3 में, ठीक है, डी ब्लॉक का होगा। ग्रुप नंबर 3 से 12 ये सब क्या होंगे, डी ब्लॉक के होंगे। क्लियर। अब आ जाओ 57 पूछा है। 57 सबसे पहले आप देखो कहाँ है, ये रहा 55 और 86, यानी कि ये 6th पीरियड में तो आएगा। पीरियड से हमें मतलब नहीं, हमें ब्लॉक से मतलब है, चलो कोई बात नहीं। तो 55 ये है, तो ग्रुप नंबर जो 1 है उसमें आएगा 55। क्लियर है। तो ग्रुप नंबर 1 में आया 55, तो यहां पर ध्यान से देखो, ग्रुप नंबर 1 55 हुआ, फिर ग्रुप नंबर 2 56 हुआ, और फिर ग्रुप नंबर 3 57। तो ग्रुप नंबर 3 में आ रहा है कौन, 57। अब ध्यान से देखो 58 से 71 ये डी ब्लॉक में एफ ब्लॉक में जाते, बट ये कितना है 57, तो ये किस में जाएगा, डी ब्लॉक में। तो फाइनली आंसर अपना कौन सा आ गया, सी। तो डी ब्लॉक इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन बहुत इजी, छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व कर लेते हैं। आ जाओ, बड़े ध्यान से देखो। द लास्ट एलिमेंट ऑफ द पी ब्लॉक इन 6th पीरियड इज रिप्रेजेंटेड बाय द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी ब्लॉक के अंदर जो 6th पीरियड है, पी ब्लॉक के अंदर जो छठा आवर्त है, ठीक है, उसका जो लास्ट एलिमेंट है, उसका जो अंतिम जो तत्व है, वो इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दर्शाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाएगा। तो क्वेश्चन ये है। अब आ जाओ यहां पे देखो, पीरियड कौन सा दिया है, 6th पीरियड कौन सा दिया है, 6th पीरियड का पी ब्लॉक। तो ध्यान से देखो यहां पीरियड नंबर जो है, पीरियड नंबर वो कितना है, 6 है। पीरियड नंबर कितना है, 6। क्लियर है। यानी कि आउटर जो शेल है वो कितना ध्यान रखना है, 6 पीरियड। क्योंकि ध्यान से देखो एस और पी जो होता है वो होता है एन, डी जो होता है वो होता है n-1, और एफ जो होता है वो होता है n-2। और यहां जो एन होता है, एन होता है आउटर शेल। तो आउटर शेल में कौन कौन आते हैं, एस पी, डी आता है n-1 में, और एफ आता है n-2 से स्टार्ट होता है। क्लियर है। तो यहां पर पीरियड नंबर 6 है, और वो भी कौन सा ब्लॉक, कौन सा पीरियड दे रखा है, 6th पीरियड दे रखा है, कौन से ब्लॉक का, पी ब्लॉक का। ठीक है। तो आ जाओ, यानी कि लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो जाना चाहिए किस में, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाना चाहिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए कि किस में, 6p में, क्योंकि p में जाएगा तभी तो p ब्लॉक का होगा। और कौन से पीरियड का है, 6, तो लास्ट 6p में जाना चाहिए। ओके। अब यहां पे तो 7p में जा रहा है, ये तो रॉन्ग हो गया। और यहां 7 देखो 6d 7s 7p, p में इलेक्ट्रॉन आया ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। क्यों, p ब्लॉक का तो तब होगा ना जब इलेक्ट्रॉन आएगा। रही बात इन दो की, चलो क्लियर। अब ध्यान से देखो, अगर n की वैल्यू हम कितनी मान रहे हैं, 6, तो d कितना होगा, n-1 यानी कि 5। क्लियर, 6-1। और f कितना होगा, n-2 यानी कि 6-2 4। क्लियर। तो छठे पीरियड, अभी बात भी की थी कि छठे और 7वें पीरियड में, छठे और 7वें आवर्त में f ब्लॉक आता है, तो बिल्कुल 4f आएगा, बिल्कुल 4 आएगा। n6 है, -2 4, फिर 5d, फिर 6s और 6p, बिल्कुल ये भी सही बात है। ये देखो ये भी सेम 6p, यहाँ और यहाँ 6p में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। बट ये पूछ रहा है क्या, लास्ट एलिमेंट। क्या पूछ रहा है, लास्ट एलिमेंट। लास्ट एलिमेंट का मतलब क्या है कि p के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, और p में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 6। तो यानी कि छठा इलेक्ट्रॉन किस में जाना चाहिए, p में। तो क्या 6 छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, देखो लास्ट के अंदर p6 होता है, p4 लास्ट नहीं है, क्योंकि p4 के बाद क्या आता है, p5 आता है, और लास्ट कौन सा होता है, p6 होता है। क्लियर। तो p4 तो लास्ट नहीं हुआ, तो ये भी गलत हो गया। तो फाइनली p6 है वो क्या होने वाला है, लास्ट एलिमेंट। तो आंसर कौन सा आ जाएगा अपना,
थर्ड। क्लियर हुआ? बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। ये देखो अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स of s, p, d and f orbitals of a given shell of an atom on its outer shell electrons is। क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनना। देखो हमारे पास जो s, p, d और f ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके स्क्रीनिंग इफेक्ट यानी कि परिरक्षण प्रभाव कहते हैं हिंदी में, उसका ऑर्डर बताना है। ठीक है, किसी एटम के अंदर। तो हमें क्या बताना है, एस, पी, डी, एफ में ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका स्क्रीनिंग इफेक्ट का क्या बताना है, ऑर्डर बताना है किसी एटम के अंदर क्या होता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट की। किसकी बात कर लेते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट की। चलो तो स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात कर लेते हैं। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता क्या है? तो यहां पर ध्यान से देखो, सबसे पहले सपोज दैट ये हमारे पास क्या है, कोई एटम है और एटम में न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होती है, शेल। ये है आउटर शेल और आउटर शेल में कौन है, इलेक्ट्रॉन। इसको हम क्या मान लेते हैं, आउटर शेल मान लेते हैं, यानी कि बाह्यतम कोश हमने मान लिया। इसमें ये इलेक्ट्रॉन है। बताओ न्यूक्लियस क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन तो लगेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन किसकी ओर अट्रैक्ट होगा, न्यूक्लियस की ओर। बट ध्यान से देखो जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इस अंदर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, माइनस माइनस होने के कारण इस पर क्या लगा देंगे, रिपल्शन। रिपल्शन की वजह से ये इसको बाहर धकेलेंगे, धक्का मारेंगे। तो न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करना चाह रहा था, ये इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन इसको धक्का मार के इस अट्रैक्शन से बचाना चाह रहे हैं, यानी कि शील्डिंग का काम कर रहे हैं, इसको बचाने का काम कर रहे हैं अट्रैक्शन से, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से आउटर शेल इलेक्ट्रॉन को सेव कर रहे हैं, बचा रहे हैं, धक्का मार के दूर भेज रहे हैं। तो इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉनों का ये जो इफेक्ट आपको दिख रहा है, सेविंग इफेक्ट, बचाने वाला, इसी को बोलते हैं हम क्या, शील्डिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इसी को बोलते हैं। स्क्रीन मतलब पर्दा लग जाना, पर्दा लगते ही शील्डिंग हो जाती है। जैसे खिड़की के सामने पर्दा लगाते हैं तो धूप से शील्डिंग हो गई, बचाव हो गया। तो ये तो हो गया शील्डिंग इफेक्ट। अब बात करते हैं कि जैसे ये जो इनर शेल है, इसमें एस ऑर्बिटल भी हो सकते हैं, पी भी हो सकते हैं, डी भी हो सकते हैं और एफ ऑर्बिटल हो सकते हैं इनर शेल में। तो इसके इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन, इनके स्क्रीनिंग इफेक्ट का क्या करना है, ऑर्डर बताना है। तो आंसर तो मैं बता दूं आपको, एस का स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, फिर उससे कम पी का, फिर उससे कम डी का और सबसे कम एफ का होता है। बट एक्चुअल में ऐसा हुआ क्यों, ऐसा क्या रीजन है कि एस का स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा हुआ? तो ध्यान से देखना, एस जो होता है उसकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है। ये होता है एस ऑर्बिटल, ठीक है, स्फेरिकल। तो स्फेरिकल शेप हो गई। अब स्फेरिकल शेप का मतलब क्या हो गया, ये एक तरह से गोले के जैसा हो गया, तो शील्डिंग अच्छी हो जाएगी, यानी कि बचा लेगा। जैसे इसका एक एग्जांपल ऐसे देखो, जैसे मान लो कोई वॉर हो रहा है, युद्ध हो रहा है, उसमें राजा को बचाना है। अब राजा को बचाने के लिए क्या करेंगे, जो सैनिक हैं उनके चारों ओर घेरा बना लेंगे और ऐसे ऊपर से भी डोम शेप में, गुम्बद टाइप में बना लेंगे। तो बताओ राजा को अच्छी तरीके से शील्ड कर दिया गया, बचा लिया गया, यानी कि चारों ओर है सैनिक, क्या है, अराउंड चारों ओर है, चारों ओर घेरा बना रखा। तो एस ऑर्बिटल भी तो क्या है, स्फेरिकल है, गोलाकार है, यानी कि इलेक्ट्रॉन चारों ओर होंगे। भाई ऑर्बिटल में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, और अगर ऑर्बिटल ही स्फेरिकल है तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, चारों ओर, यानी कि इलेक्ट्रॉन है वो चारों ओर होंगे। तो बताओ इस इलेक्ट्रॉन को हर डायरेक्शन से शील्ड करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। इसका मतलब सबसे बढ़िया शील्डिंग किसकी हो गई, एस ऑर्बिटल की। फिर पी की जरा ध्यान से देखें, तो पी के अंदर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है किसका, इलेक्ट्रॉनों का, यानी कि अब चारों ओर नहीं है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो गए, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर। तो ध्यान से देखो, इस साइड में जब इलेक्ट्रॉन होगा तब तो शील्डिंग हो जाएगी, इस साइड में इलेक्ट्रॉन होगा तब तो शील्डिंग हो जाएगी। बट अगर मान लो इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन यूं घूम रहा है, इधर आ गया, तो अब यहां ये वाले इलेक्ट्रॉन तो इधर रह गए, इधर नहीं है, तो यहां से शील्डिंग नहीं हो पाएगी, यहां से शील्डिंग नहीं हो पाएगी। क्लियर है? तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाता है पी में, इसलिए शील्डिंग कम हो जाती है।
डी के अंदर और भी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। डी क्या होता है, डबल डबल शेप ऐसे। तो अब देखो इस डायरेक्शन से भाई इलेक्ट्रॉन तो यहाँ 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 और यहाँ ये हो गए। अब इस डायरेक्शन से शील्डिंग नहीं हो पाई, इस डायरेक्शन से नहीं हो पाई, यहाँ 2 डायरेक्शन से शील्डिंग नहीं थी, यहाँ 4 डायरेक्शन से शील्डिंग नहीं है, तो यहाँ और भी कम शील्डिंग होगी, बचाना बहुत मुश्किल हो जाए। एफ का और भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉनों का, इसलिए उसकी शील्डिंग और भी कम होती है। क्लियर हो गया क्या? तो आंसर क्या आ गया अपना? थर्ड। क्लियर? ओके, चलो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट फॉर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी कि जो तत्व हैं उनका जो आवर्ती वर्गीकरण है उसके लिए कौन सा कथन सही नहीं है, उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। स्टेटमेंट नॉट करेक्ट यानी कि गलत कथन चुनना है। पहला स्टेटमेंट देखो, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक नंबर, यानी कि तत्वों के जो गुण हैं वो उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। सही बात है। तत्वों की प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती है? परमाणु क्रमांक पे। मोजले भाई साहब ने यही तो बात बोली थी। मेंडलीफ जो था उसने मास नंबर पे बोला था, जो कि उसका ड्रॉबैक था। क्लियर है? तो ये सही बात है, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है। दूसरा, नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स आर लेस इन नंबर देन मेटेलिक एलिमेंट्स। सही बात है कि धात्विक तत्वों की तुलना में अधात्विक तत्वों की संख्या क्या होती है? कम। सही बात है। क्यों? देखो एस ब्लॉक, पी क्या, डी, एस ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और कुछ पी ब्लॉक। देखो ये तीनों तो मेटेलिक ही होते हैं। क्या होते हैं ये तीनों? मेटेलिक। इसमें तीनों होती हैं, मेटल होती हैं, नॉन मेटल भी होती हैं और मेटलॉइड्स होती हैं। ठीक है, तो यहां पर तीनों चीजें होती हैं। तो मेटल्स सबसे ज्यादा हैं, फिर उससे कम नॉन मेटल हैं और फिर सबसे कम मेटलॉइड्स। तो मेटल ज्यादा है किससे? नॉन मेटल से। तो ये बात भी क्या है? सही है। तीसरा, फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स द 3d ऑर्बिटल्स आर फील्ड विद इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर 3p ऑर्बिटल्स एंड बिफोर 4s ऑर्बिटल। क्वेश्चन ये कह रहा है, स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो संक्रमण तत्व हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, डी ब्लॉक तत्व जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो 3d ऑर्बिटल है आर फील्ड विद इलेक्ट्रॉन्स बिफोर 3p ऑर्बिटल, यानी कि 3d ऑर्बिटल है वो 3p ऑर्बिटल से पहले भरा जाता है एंड आफ्टर, ठीक है, बाद में भरा जाता है। ठीक है, 3d ऑर्बिटल है वो 3p के बाद में भरा जाता है एंड बिफोर 4s ऑर्बिटल, और 4s से पहले भरा जाता है। चलो एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। स्कैंडियम 21, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। क्लियर? ये चीज हो गई। यहां पर ध्यान से देखो, D जो है 3D वो 3p के तो बाद में ही भरा जा रहा है, ये तो क्लियर दिख रहा है। बट ये कह रहा है कि 4s से पहले भरा जाएगा, नहीं, 4s भी 3D से पहले आएगा, यानी कि 3D 4s और 3p दोनों के ही बाद में भरा जाएगा। इसका मैं आप बहु प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा, मैं बता देता हूं। आप बहु प्रिंसिपल ये कहता है, देखो ये देखा होगा आपने, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, ऐसे ही 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 3d, 4d, 5d, 6d, 4f, 5f, 6f। तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं? पहले 1s में जाते हैं, फिर 2s में जाते हैं, फिर 2p और फिर 3s में आते हैं, फिर 3p, फिर 4s में आते हैं और फिर भरे जाते हैं कहाँ पे? 3d, फिर 4p और 5। तो ध्यान से देखो 3d में जो इलेक्ट्रॉन है वो 4s के बाद में जा रहा है और 3p के भी बाद में ही जा रहा है। क्लियर है कि नहीं है? बात समझ में आ गई? तो यहाँ से अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट यही गलत हो गया अपना। कौन सा? 3 वाला।
तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। फिर अगला है द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट्स जनरली इंक्रीजेज विद इंक्रीजेज इन एटॉमिक नंबर एज वी गो अलोंग ए पीरियड। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम एक आवर्त में चलते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ एटॉमिक नंबर, ठीक है, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ती जाती है। बिल्कुल इसको हम क्लियर करते हैं। आओ, ये ऐसे कह रहा है, इधर ध्यान से देखो, ये हो गया पीरियड, ये क्या हो गया बेटा पीरियड, और ये हो गया क्या ग्रुप, ये हो गया ग्रुप और ये हो गया पीरियड। पीरियड ग्रुप में देखो इधर से लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो साइज क्या होता है डिक्रीज, साइज डिक्रीज होता है तो आईई आयोनाइजेशन जो एनर्जी है वो क्या होता है इंक्रीज। क्लियर? देखो कैसे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है वो भी ध्यान से देखो। सपोज दैट ये हमारे पास क्या है एक एटम है, ये आइसोलेटेड है, गैसियस है, कैसा है आइसोलेटेड और गैसियस, ठीक। इसके आउटर शेल में ये इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से क्या करना है रिमूव करना है। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या रहेगा अट्रैक्ट, तो इसको हटाने के लिए रिमूव कराने के लिए हमें क्या चाहिए एक कुछ अमाउंट एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? कुछ अमाउंट एनर्जी। तो ये जो एनर्जी है जो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से क्या करा दे रिमूव करा दे, इसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है? कौन से? आउटर मोस्ट शेल से और आइसोलेटेड गैसियस एटम के। क्लियर है कि नहीं? अब एक बात बताऊं, ये प्लस ये माइनस अपोजिट है, जितने पास आएंगे उतना ज़्यादा अट्रैक्शन। तो एक बात बताओ, साइज अगर छोटा होता जाएगा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज कम होता जाएगा, साइज कम होता जाएगा तो बताओ ये अट्रैक्शन बढ़ेगा क्या? ये अट्रैक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। और अट्रैक्शन अगर बढ़ेगा तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उतनी ही ज़्यादा हमें क्या करनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सही बात है, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज कम होने से आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये वाला पॉइंट भी क्या था? सही था। तो इनकरेक्ट कौन सा था अपने पास? थर्ड। क्लियर है कि नहीं? तो ये हमने अभी क्वेश्चन कर लिए 4। मैं थोड़ी देर पानी पी लेता हूं, फिर हम वापस आएंगे अगले क्वेश्चन पर। चलो बेटा, अब हम चेक कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन पे चल लेते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अपना ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है अमंग हेलोजन्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कुछ हेलोजन दिए हैं, इन हेलोजनों में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब गेन किया जा रहा है तो उसके दौरान जो रिलीज्ड अमाउंट है, ठीक है, किसका? एनर्जी जो निकलने वाली है, उसका सही ऑर्डर क्या है? ठीक, या डायरेक्ट यूं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो ऑर्डर है कुछ हेलोजन्स के लिए वो क्या होने वाला है। तो ये रहे हेलोजन्स। अब हम चेक करते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती क्या है। तो बड़े ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है। देख, ये है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अराउंड ये क्या है? शेल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। अगर मैं इन्फानाइट से एक इलेक्ट्रॉन को, ये इन्फानाइट से एक इलेक्ट्रॉन को लाकर मैं किसी एटम के आउटर शेल में क्या करूं? ऐड। आउटर शेल में क्या करूं? ऐड करूंगा। तो ध्यान से देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ये जो न्यूक्लियस है वो इस इलेक्ट्रॉन पर क्या लगाएगा? अट्रैक्शन लगाएगा। तो ये इसको खींचना चाहेगा, तो यहाँ से एनर्जी क्या हो जाएगी? रिलीज। भाई देखो, निकालना था तो एनर्जी देनी पड़ रही थी हमें, पर इलेक्ट्रॉन जोड़ना है तो उस प्रोसेस में एनर्जी निकल भी सकती है और किसी कंडीशन में देनी भी पड़ सकती है, ये ध्यान रखना। जबकि आयोनाइजेशन एनर्जी तो ऑलवेज हमें देनी पड़ रही थी। ठीक है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक थी, एनर्जी का रिक्वायरमेंट था। बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एनर्जी रिलीज भी हो सकती है और रिक्वायर्ड भी हो सकती है, देनी पड़ सकती है और निकल भी सकती है। पर ये कह रहा है रिलीज्ड, तो निकल रही है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ ऐड करते हैं, जो एनर्जी निकल रही है इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डेल EgH। ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बात समझ में आ गई? सेम वही बात, ये आइसोलेटेड होना चाहिए यानी कि विलगित, ठीक है, और गैसियस। आइसोलेटेड और कैसा होना चाहिए? गैसियस। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं FCl-Br। तो देखो FCl-Br और I, ये कौन से पीरियड का आता है? सेकंड। ये कौन से पीरियड में आता है? थर्ड।
ये कौन से पीरियड में आता है, फोर्थ, और ये कौन से पीरियड में आता है, फिफ्थ। ठीक है, तो ये पीरियड नंबर। वैसे तो ध्यान से देखो, टॉप टू बॉटम हम चलते हैं तो डेल EGH जो है, डेल EGH इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, ठीक, उसकी वैल्यू क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है कि घटने वाली है, तो उसकी वैल्यू क्या होने वाली है, डिक्रीज, कम होने वाली है। ठीक, यानी कि एक बात बताओ, टॉप टू बॉटम चलते हैं तो साइज क्या होगा, इंक्रीज, क्योंकि देखो शेल चेंज हो गया, ये सेकंड शेल, ये थर्ड, ये फोर्थ। जैसे सेकंड शेल है तो देखो 1 और 2 ही, तो इतना ही, थर्ड होते ही देखो ये थर्ड, 4 होते ही एक और आ जाएगा, तो साइज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। देखो साइज जितना बढ़ता जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बिटवीन अट्रैक्शन उतना ही कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो बताओ इस इलेक्ट्रॉन को ऐड करना, जोड़ना क्या होता जाएगा, थोड़ा मुश्किल। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस इसको खींचना कम पसंद करेगा, और खींचेगा कम तो जोड़ना क्या होता जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, इजीली जुड़ेगा नहीं। और अगर इजीली नहीं जुड़ेगा तो निकलने वाली जो एनर्जी है वो क्या होती जाएगी, कम। क्लियर, तो डेल EGH क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसका मतलब F के लिए डेल EGH सबसे ज़्यादा, फिर Cl के लिए कम, फिर Br के लिए कम, और I के लिए सबसे कम। यानी कि ऑर्डर हमारे पास क्या आना चाहिए था, ऑर्डर ये आना चाहिए था, F सबसे ज़्यादा, Cl, Br और I, ये ऑर्डर आना चाहिए था। यस कि नो, ऐसा ऑर्डर कहीं दिख भी रहा है क्या, बिल्कुल दिख तो रहा है, पर ये ऑर्डर सही नहीं है, ये ऑर्डर क्या है, गलत। कैसे, अब जरा ध्यान से देखो इस ऑर्डर में क्या दिक्कत है। क्लियर, देखो सेकंड शेल की बात करें तो देखो ये तो रहा न्यूक्लियस, ये फर्स्ट और ये सेकंड शेल। और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1s2, 2s2 और 2p5 हो गया। तो आउटर शेल जो है 2 वाला, उसमें 5 और 2 7, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन पहले से यहां है। तो एक तो स्मॉल साइज है और 7 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन यहां और ऐड करना चाहें तो ये देखो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन लगा देंगे। क्यों, क्योंकि पहले से ये बहुत पास है तो इनमें खुद में ही रिपल्शन होगा। और अगर एक और यहां आकर के शिफ्ट होना चाहता है तो जगह वैसे ही कम है, जगह वैसे ही कम है, तो ये दूर से इसको क्या करने लगेंगे, रिपेल करने लगेंगे, यानी कि इसको जुड़ने देंगे ही नहीं, और जुड़ेगा नहीं तो एनर्जी निकलेगी। तो यानी कि यहां एनर्जी क्या निकलेगी, कम। पर अगर मैं इसी की बात कर लूं क्लोरीन की, तो इसमें शेल कितने हैं, 3, तो 3 शेल हैं। तो इधर ध्यान से देख, ये क्या हो गया, न्यूक्लियस 1, 2 और 3, कुछ ऐसा हो गया। अब देखो थोड़ा साइज बड़ा हो गया, इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो जो यहाँ 2s2 2p5 है, यहाँ 3s2 3p5 हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन तो 7 ही, 7 ही। पर ये जो इलेक्ट्रॉन जो आप ला करके यहाँ ऐड कर रहे हो, अब ये इलेक्ट्रॉन इस पर क्या करेंगे, रिपल्शन कम लगाएंगे। कम क्यों, क्योंकि साइज बड़ी होने से ये भी दूर दूर हो गए, दूर दूर हो गए तो इनके बीच में जगह है जहां ये इजीली क्या हो सकता है, ऐड हो सकता है। क्लियर, तो हमें ध्यान रखना है कि थर्ड जो पीरियड है, ठीक है, थर्ड पीरियड एलिमेंट, इनकी जो डेल EGH है वो क्या होगी, ज़्यादा, क्योंकि इजीली जुड़ेगा, और इजीली यहाँ इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो यहाँ से इजीली क्या निकल जाएगी, एनर्जी। तो थर्ड पीरियड एलिमेंट की डेल EGH जो है वो क्या होती है, हाई होती है, ज़्यादा होती है किससे, सेकंड वाले से। ध्यान रख लेना, जैसे ये फ्लोरीन है क्लोरीन, ऐसे ही इधर कौन आएगा, ऑक्सीजन और सल्फर, तो सल्फर की ज़्यादा होगी किससे, ऑक्सीजन से। क्लियर, तो ध्यान से देखो अब ऑर्डर क्या हो जाएगा, अब ऑर्डर चेंज हो जाएगा। क्या, सबसे ज़्यादा कौन हो गया, Cl, फिर इसके बाद हो जाएगा कौन, फ्लोरीन, फिर इसके बाद हो जाएगा कौन, ब्रोमीन, और फिर इसके बाद कौन हो जाएगा, आयोडीन। तो ऑर्डर ये सही हो जाएगा। तो ये चेक करो, ऐसा कहीं देखने को मिल रहा है, यहाँ देखो फ्लोरीन से ज़्यादा कौन हो गया, क्लोरीन, फ्लोरीन से ज़्यादा कौन हो गया, क्लोरीन, ठीक है, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, यानी कि ये कुछ ऐसे है। क्लोरीन तो ज़्यादा हो गया किससे, फ्लोरीन से, और क्लोरीन से कम हो गया कौन, ब्रोमीन, तो फ्लोरीन से कम हो जाएगा कौन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। इसको थोड़ा सा चेक कर लेना, ये अरेंजमेंट में थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो कौन सा आ गया, थर्ड। आंसर कौन सा आ जाएगा, थर्ड। अगला क्वेश्चन देखो, अगला बहुत ईजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ द गिवन स्पीसीज, यानी कि जो स्पीसीज आपको यहाँ दी जा रही है, दिख रही है,
इन स्पीसीज में साइज का क्या करना है, ऑर्डर बताना है, करेक्ट ऑर्डर बताना है। तो ध्यान से देखो, नेगेटिव जो होता है, नेगेटिव, ठीक, एक होता है न्यूट्रल और एक होता है पॉजिटिव। तो नेगेटिव की जो साइज है वो अपने पेरेंट्स, जनक से, जनक क्या होता है, न्यूट्रल, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से क्या बन गया, H माइनस। H माइनस किससे बना, इस हाइड्रोजन से, तो ये तो न्यूट्रल था, तो H माइनस का पेरेंट कौन हो गया, हाइड्रोजन। और पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, H प्लस, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, किससे निकाला, हाइड्रोजन से। तो H प्लस और पॉजिटिव और नेगेटिव का पेरेंट कौन है, न्यूट्रल है। बात समझ में आई? तो नेगेटिव की साइज अपने पेरेंट न्यूट्रल एटम से तो ज़्यादा होती है, और पॉजिटिव की जो साइज है अपने पेरेंट एटम यानी कि न्यूट्रल एटम उससे कम होती है। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो नेगेटिव की साइज न्यूट्रल से ज़्यादा और पॉजिटिव की साइज न्यूट्रल से कम। तो अब यहाँ देखो, आई माइनस आई प्लस, तो ये तो गलत हो गया, आई माइनस की ज़्यादा होनी चाहिए थी, आई प्लस ज़्यादा, ये भी गलत हो गया, आई प्लस, ये भी गलत हो गया। यहाँ देखो, आई माइनस बिल्कुल, फिर आई न्यूट्रल, फिर आई प्लस बिल्कुल सही। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4। बहुत ईजी क्वेश्चन था। ध्यान से देखो, नेगेटिव की साइज लार्जेस्ट होती है किसी एक पर्टिकुलर एटम के लिए, उसके नेगेटिव की साइज सबसे ज़्यादा, फिर न्यूट्रल की, और सबसे कम पॉजिटिव उसकी होती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एलिमेंट्स ए बी सी डी आर गिवन बिलो। क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं है, केवल ये दे रखा है, क्वेश्चन पूछा क्या है वो नहीं। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है बेटा, क्वेश्चन गलत है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 को बड़े ध्यान से देखो। द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स आर रेस्पेक्टिवली गिवन बाय। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एटम के लिए जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, किसमें, वोल्ट में, ठीक है, वो क्या होगा इनमें से। तो आ जाओ ध्यान से देखो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं। किसके हैं, सेकंड पीरियड के एलिमेंट। सेकंड पीरियड में कौन कौन आते हैं, ध्यान से देखो, कौन कौन आते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन आगे आता है। अगर यहां की बात करें तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 होता है, और 2s2 का मतलब ये फुल फील्ड है। ठीक है, ऐसे ही ध्यान से देखो, नाइट्रोजन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 होता है, और ये हाफ फील्ड है। ये क्या है, हाफ फील्ड। और ऑक्सीजन की बात करें तो 1s2 2s2 2p4 होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, पार्शियली फील्ड, पार्शियल फील्ड होता है, यानी कि ये आंशिक पूरित होता है, ये अर्धपूरित होता है, और ये पूर्ण पूरित होता है। हमें केवल इन दो की बात करनी है, ये हमें इन दो की बात करनी है। तो बताओ, हाफ फील्ड है, ये क्या होता है, स्टेबल, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा। और ये पार्शियली फील्ड है, तो ये लेस स्टेबल या अनस्टेबल होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, अनस्टेबल। ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है। यहां तक की क्लियर होगी बात। अब ध्यान से देखो, स्टेबल कोई अगर है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है भाई। अगर कोई स्टेबल है उससे इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो कोई स्टेबल अनस्टेबल में जाना चाहता है, नहीं जाना चाहता। और अगर आप लेके जा रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, क्लियर है। और एक कोई पहले से ही क्या है, अनस्टेबल है, और उससे आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि वो खुद पहले ही क्या था, अनस्टेबल, और उससे भी इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमें पता है कि नाइट्रोजन है, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वो कैसा है बेटा, हाफ फील्ड, और वो कैसा है, स्टेबल। स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन IE आयनाइजेशन एनर्जी N2 की, नाइट्रोजन की क्या हो जाएगी, ज़्यादा, और IE ऑक्सीजन जो कि अनस्टेबल है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी है, तो इसकी IE क्या हो जाएगी, कम। क्लियर। अब वोल्ट में देखो,
देखो ये 14 किसकी बोल रहा है, पहले नाइट्रोजन की फिर ऑक्सीजन की, तो 14.6 और 13.6 सही बात है, नाइट्रोजन की ज़्यादा और ऑक्सीजन की कम, तो ये आंसर हो सकता है बिल्कुल। 13.6 14 नहीं, नाइट्रोजन की कम दे रहा है, ऑक्सीजन की ज़्यादा, ये गलत है। दोनों की बराबर नहीं, दोनों की बराबर नहीं, तो आंसर अपना क्या है, फर्स्ट। क्लियर हो गया, बहुत ईजी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ध्यान रखना, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल काम है और अस्थायी से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान काम है। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी जो आवश्यक होती है, उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, और अगर कोई स्टेबल है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, इसलिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं एक बार फिर से। क्वेश्चन है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन बिकॉज, तो ये कह रहा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन, कि नाइट्रोजन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है, वो ज्यादा होती है किससे, ऑक्सीजन से, बिकॉज, क्योंकि, क्या कारण है, तो अभी अभी हमने देखा क्या कारण है, देख लो, न्यूक्लियस हैज मोर अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस हैज मोर अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन्स। इधर ध्यान से देखो, ये है नाइट्रोजन बेटा, ये है ऑक्सीजन। अगर हम लेफ्ट टू राइट चलें तो हमें पता है कि साइज क्या होती है, डिक्रीज। अभी अभी बात की थी, लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है, डिक्रीज, और अगर साइज डिक्रीज होगी तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, साइज डिक्रीज होगी तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, यस कि नो। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बताओ अट्रैक्शन किस में ज्यादा है, ऑक्सीजन में ज्यादा होगा ना अट्रैक्शन, तो क्योंकि इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है, तो साइज छोटा होगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो ऑक्सीजन में अट्रैक्शन ज्यादा है ना कि नाइट्रोजन में, तो ये बात तो गलत हो गई। न्यूक्लियस हैज मोर अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन्स, नहीं, नाइट्रोजन के अंदर तो कम होगा अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के लिए, किसके कंपेरेटिवली, ऑक्सीजन, तो ये तो बात हो गई गलत, बात समझ में आ गई। चलो अगला, हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, अभी अभी बात की थी कि नाइट्रोजन के अंदर 1s2 2s2 2p3 हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल होते हैं, क्या होते हैं, हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल, जो कि कैसे होते हैं, स्टेबल, अभी अभी तो बात की थी ये वाला, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, सेकंड। क्लियर, अगला देखो, नाइट्रोजन एटम इज स्मॉल, नाइट्रोजन एटम छोटा है, नहीं, नाइट्रोजन तो बड़ा होगा किससे, ऑक्सीजन से, क्यों, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, बाएं से दाएं जा रहे हैं, तो साइज क्या हो रहा है, छोटा, तो ऑक्सीजन छोटा होगा, नाइट्रोजन बड़ा होगा। मोर पेनिट्रेशन इफेक्ट, भेदन क्षमता, भेदन क्षमता की बात कर रहे हैं, भेदन क्षमता एक्चुअल में पेनिट्रेशन अट्रैक्शन ही होता है, यूं मान के चल लेना, पेनिट्रेशन जो है इसको हम मान सकते हैं क्या, अट्रैक्शन, ये एक तरह का क्या है, अट्रैक्शन ही है, और अट्रैक्शन कम है नाइट्रोजन में, ज्यादा किसमें, ऑक्सीजन में। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, यहां तक क्लियर हुआ, तो 9 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए। 9 क्वेश्चन तक किसी को कोई डाउट है, शायद मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। चलो बेटा, अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कौन सा है, ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ढंग से पढ़ लेते हैं। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग्स द फॉलोइंग इज, ये भी सही बात है, कह रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, यानी कि गलत कथन कौन सा है, गलत कथन कौन सा है पहचानता है। देखो पहला, द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम। अब सबसे पहले अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3, एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं ना, तो 3p 13 है, तो 6 2 8 2 10 2 12 और 13 3p1। तो आउटर जो शेल है वो थर्ड है, और उसमें भी p से इलेक्ट्रॉन निकलेगा पहले, फिर ऐसे आते हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही मैग्नीशियम की बात कर लेते, तो मैग्नीशियम में क्या हो गया, 1s2 2s2 2p6 और 3s2, ये मैग्नीशियम हो गया। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 12, और इसका 13। अब रही बात क्या कि देखो आयोनाइजेशन एनर्जी पूछा है, फर्स्ट मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले, ठीक है। अब यहाँ पे मेन बात क्या है, दोनों में ही आउटर शेल तो तीसरा हो गया, देखो थर्ड से यहाँ निकल रहा है, थर्ड से यहाँ निकल रहा है, बट यहाँ मेन बात ये है कि ये 3s2 है, तो ये क्या है, फुल फील्ड है।
फुल फील्ड, ये क्या है? फुल फील्ड। क्लियर है कि नहीं है? एक मिनट, चल तो हम बात कर लेते हैं आगे। ये फुल फील्ड है, फुल फील्ड स्टेबल होता है, और ये देखो पार्शियली फील्ड है। पी के अंदर देखो 3 होता तो हाफ फील्ड होता, 6 होता तो फुल फील्ड होता। तो फुल फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा हार्ड है, यानी कि इसके लिए IE, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए IE क्या चाहिए? ज़्यादा। तो ये बात तो सही है कि एल्यूमिनियम की क्या हो गई? इज लेस, यानी कि एल्यूमिनियम की कम है। फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से, तो मैग्नीशियम की ज़्यादा है, यानी कि ये स्टेटमेंट सही है। इनकरेक्ट मुझे आ गया। द सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन द सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम। अब आ जाओ, ये तो मैग्नीशियम हो गया, ठीक है। पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो एक इलेक्ट्रॉन निकलते ही क्या बन गया? Mg+। Mg+ क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s1। अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना है एक तो, और ऐसे ही सोडियम की सेकंड, तो सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1, एक निकल गया, तो ये तो हो गई IE फर्स्ट, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला। IE फर्स्ट होने के बाद ध्यान से देखो Na+ बन गया क्या? अब इससे दूसरा निकालना है, तो 1s2 2s2 2p6, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? यहाँ से। और मैग्नीशियम के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? यहाँ से। तो अब देखो ये तो 2 से निकल रहा है, ये 3 से, तो 2 से शेल क्या हो गया? कम हो गया, यानी कि साइज छोटी होगी। या फिर वैसे देख लो, 2p फुल फील्ड है, एक ही बात है। ये तीसरे से निकल रहा है, ये दूसरे से, तो दूसरे से इलेक्ट्रॉन निकालना साइज छोटा हो गया, मुश्किल है, यहाँ से आसान। यानी कि Na+ की सेकेंड IE ज़्यादा होगी किससे? Na की सेकेंड IE ज़्यादा होगी किससे? Mg की सेकेंड IE से, द्वितीयक आयनन ऊर्जा से। जबकि ये कह रहा है मैग्नीशियम की ज़्यादा है सोडियम से, तो ये तो गलत बात होगी। सोडियम की ज़्यादा है किससे? मैग्नीशियम से। तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा आ गया अपने पास? सेकेंड। क्लियर है? थर्ड देख लो, द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम इज लेस देन द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम। ये तो सही बात है। यहाँ पर ध्यान से देखो, सोडियम है 1s2 2s2 2p6 3s1, ये इलेक्ट्रॉन निकालना है, और मैग्नीशियम का ये रहा 1s2 2s2 2p6 3s2, यहाँ से निकालना है। तो ये तो क्या हो गया? फुल फील्ड, फुल फील्ड, और ये क्या हो गया? हाफ। ये मोर स्टेबल होता है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल। ये थोड़ा लेस स्टेबल होता है, किससे? मोर स्टेबल से। फुल फील्ड से लेस स्टेबल होता है कौन? हाफ फील्ड। तो कम स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन इजी निकलेगा। तो Mg की फर्स्ट IE ज़्यादा है किससे? Na से। तो ये बात तो सही है, ठीक है। ऐसे ये चेक करना आपको। क्लियर हो गया? ध्यान से देखते रहें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ X वुड बी इक्वल टू, यानी कि X जो है उसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कह सकते हैं, ठीक है, वो किसके इक्वल होने वाली है? तो आ जाओ, पहला है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ X माइनस। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है वो समझो जरा। ये है न्यूक्लियस, इसके अराउंड ये क्या है? शेल। हमने इनफाइनाइट से एक इलेक्ट्रॉन को ला करके कहाँ? आउटर शेल में जोड़ दिया। तो यहाँ से जो एनर्जी चेंज हो रहा है, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बात समझ में आ गई? क्लियर है कि नहीं है? ओके। अब ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ X माइनस, तो X की जो इलेक्ट्रॉन X है, इसके अंदर क्या ऐड किया आपने? इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन गया? X माइनस, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आएगी, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया। अब ये कह रहा है कि X माइनस, इसमें एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? X माइनस 2 और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो क्या X की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी X माइनस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बराबर होगा? तो नहीं। ध्यान रखना, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना है तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, अगर उसी में आप एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो आपको और ज़्यादा क्या होगा? एनर्जी रिक्वायरमेंट, यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं होंगी। फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ X माइनस। अब ध्यान से देखो, यहाँ X के पास आपने इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो क्या बन गया? X माइनस। इसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, किसकी? X की। अब आपने क्या किया? X माइनस से एक इलेक्ट्रॉन को वापस निकाल दिया, तो यहाँ हमें क्या चाहिए? एनर्जी देनी पड़ेगी।
जिसे हम क्या कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो सही बात है ना कि एक इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर जितनी एनर्जी आपको मिली है, निकली है, वो तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो आप उसमें से एक इलेक्ट्रॉन वापस हटा दो तो उतनी वापस देनी पड़ेगी, यानी कि आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ x माइनस के क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है कि जितना दिया जोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉन उतना निकालने। देखो इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जितनी निकली उसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वापस उतनी देनी पड़ेगी। तो ये बात सही है, क्लियर। अगला क्वेश्चन ये, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर बाय गिवन कोड्स, यानी कि कॉलम फर्स्ट और सेकंड को आप मैच करेंगे और जो सही आंसर है यहाँ से वो आपको बताना है, क्लियर। अब देखो कॉलम फर्स्ट ईयर का है और कॉलम सेकंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि डिस्कवर हुए। देखो एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो पीरियोडिक टेबल का जो अपन यूँ कहते हैं डेवलपमेंट जो हम पढ़ रहे हैं, विकास जो पढ़ रहे हैं, उसके अंदर एट प्रेजेंट कितने एलिमेंट है, 118 118 एलिमेंट है। तो अगर मैं एट प्रेजेंट की बात करूं तो 118, यानी कि सी में पी आएगा। तो सी में पी कहाँ है, या तो यहाँ है या यहाँ है। चलो आगे देखते हैं। 1800 में, ठीक है, जब स्टार्टिंग हुई 1800 में, तो उस टाइम पे कम एलिमेंट ही डिस्कवर थे। भाई जैसे जैसे डिस्कवरी होती गई एलिमेंट का नंबर तो बढ़ता जाएगा। तो इनिशियली कितने थे, 31। फिर 1865 में, ठीक है, लगभग 63। न्यूलैंड जो ऑक्टाव्स रूल आया था, न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था, तो न्यूलैंड के टाइम तक कितने हो गए थे, लगभग 63 एलिमेंट थे। तो ध्यान से देखो ए में आएगा क्या, आर। तो ए में आर कहाँ है, ए में आर यहाँ है, ठीक है। बी में आएगा क्यों, सॉरी हाँ, बी में आएगा क्यों, तो बी में आ गया क्यों, और सी में आएगा पी, और सी में आ गया पी। तो आंसर कौन सा सही है अपना, 4, ठीक है। ऐसे कॉलम क्या करने हैं, मैच कर रहे हैं। इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से क्या है, मैच दी कॉलम, यानी कि कॉलम्स को आपको क्या कर लेना है, मैच कर लेना है, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड। आओ, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टाव्स, ठीक है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टाव्स, कि न्यूलैंड का जो ऑक्टाव्स लॉ था, ठीक है, एटॉमिक मास वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम नहीं था, ये ट्राइड था, ये 1 to 7 ग्रुप ये भी नहीं था, पीरियोडिक रिपीटेशन भी नहीं था, ये था ओनली 56 एलिमेंट नॉन। अभी बात की थी ऑक्टाव्स में हमने 63 दिए, पर इस टाइम पे कितने थे, 56 ऑलमोस्ट। तो 56 एलिमेंट। तो ए में आएगा टी, ए में क्या आ जाएगा, टी। एक मिनट, ए में टी देखते हैं, अभी करते हैं, इधर आओ। मेंडलीव, यहाँ टी, यहाँ आर है, ये हमें आर करना है, ए में आर। चलो देखते हैं। मेंडलीव जो था, ठीक है, मेंडलीव जो था, उन्होंने 1 to 7 ग्रुप सब डिवाइडेड इनटू ग्रुप ए एंड बी। बिल्कुल सही बात है। मेंडलीव ने क्या किया था, 1 से 7 तक के जो ग्रुप्स थे उनको सब डिवाइड किया था। देखो वैसे तो 7 ग्रुप बताए थे उन्होंने, और उनको भी फिर ए और बी में, जैसे फर्स्ट ए फर्स्ट बी, ऐसे ही सेकंड को सेकंड ए सेकंड बी, इस टाइप से उन्होंने क्या कर दिया था, डिवाइड। तो मेंडलीव ने कर दिया था 1 to 7 सब ग्रुप डिवाइडेड ग्रुप ए एंड बी। फिर है लोथरमेयर, देखते हैं पहले। लोथरमेयर जो था, उन्होंने एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में क्या किया था, ग्राफ प्लॉट किया था, ठीक है। फिर डोवराइनर ट्राइड जो था वो कौन सा था, LINAK, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो था वो था पीरियोडिक रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ से ध्यान से देखो क्या हुआ, ए में आएगा टी, बी में आएगा मेंडलीव आर, सी में आएगा एस, डी में आएगा क्यू, और ई में आएगा ई, डोबेरानायर, ठीक है। एक मिनट, डोबेरानायर, ई में क्यों आएगा, सॉरी, डी में क्या आएगा, डी में आएगा पी, डी में आएगा पी, और ई में आएगा क्या, क्यू। तो ये देखो, तो ए में टी,
ए में टी है, बी में आर, तो बी में आर कहाँ है, यहाँ दो में, सी में एस, तो सी में एस भी दोनों में, डी में पी, तो डी में पी यहाँ है, और ई में क्यू। तो आंसर क्या आ गया, सेकंड। आंसर क्या आ गया इसका, सेकंड आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था, बस मैच करना था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट इज। देखो, मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जो एलिमेंट है उसके आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि बाह्यतम कोष का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, बाह्यतम कोष, ठीक है, का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बाह्यतम कोष का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या होने वाला है, वो हमें चेक करना है। तो आ जाओ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का मतलब क्या है, समझो जरा कि ये जो न्यूक्लियस है और इसके अराउंड ये क्या है, शेल हैं, और इनमें कौन आकर के जुड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा क्या लगाए, अट्रैक्शन लगाए, इलेक्ट्रॉन पर क्या लगाए, ज़्यादा अट्रैक्शन। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ P3, तो ध्यान से देखो P3 जो है ये तो क्या है, स्टेबल है। कैसा है, स्टेबल। क्यों, क्योंकि ये कैसा है, हाफ फील्ड, ये कैसा है, हाफ फील्ड। अब आप एक बात बताओ, स्टेबल है, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ूं तो ये क्या हो जाएगा, P4। P4 कैसा हो जाएगा, पार्शियली फील्ड, आंशिक पूरित, और ये कैसा बन जाएगा फिर, अनस्टेबल। तो एक बात बताओ, कोई स्टेबल इलेक्ट्रॉन खींचकर अनस्टेबल होना चाहेगा, बिल्कुल नहीं होना चाहेगा। यस कि नो, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं हो। फिर हम इसकी बात करते हैं किसकी, P4 की। तो P4 भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि P4 पहले से अनस्टेबल है, एक इलेक्ट्रॉन ले भी लेगा। तो P5 भी क्या है, पार्शियली फील्ड, अनस्टेबल है, तो ये भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं करने वाला। यहाँ पर ध्यान से देखो P5 है, अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दूं, ऐड, तो ये क्या हो जाएगा, P6। ये कैसा था, अनस्टेबल, क्यों, पार्शियली फील्ड है। और ये कैसा है, स्टेबल, कैसा है, स्टेबल, क्यों, क्योंकि ये कैसा है, फुल फील्ड। तो अनस्टेबल स्टेबल होना चाहेगा, बिल्कुल होना चाहेगा, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो मोर कौन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, NP5, ठीक है। या फिर ऐसे भी देख सकते थे, ये P3 है, ये P4 है, ये P5 है, और ये P6 है। P6 वाला तो एक बात बताओ, फुल फील्ड है, वैसे ही स्टेबल है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं। अब यहाँ पर देखो, लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं, 3, 4, 5, तो लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि साइज़ क्या होता है, कम होता है। क्लियर, साइज़ छोटा होगा तो पास आएंगे इलेक्ट्रॉन, पास आएंगे तो इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यानी कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर बढ़ जाएगी। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, थर्ड। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सीरीज कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। देखो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ये हम लेफ्ट टू L2 कहाँ चल रहे हैं, R, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, बाएं से दाएं चल रहे हैं। तो हमें सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के प्रति जो अट्रैक्शन है वो लेफ्ट से राइट चलते हैं तो बढ़ता है। क्यों, क्योंकि साइज़ क्या होता है, कम। साइज़ कम होगा तो इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो साइज़ कम होता है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। तो ये कह रहा है डिक्रीज फ्रॉम कार्बन टू फ्लोरीन, ये तो बात गलत होगी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी बात कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर, ठीक है। रिमेन कांस्टेंट, डिक्रीज फ्रॉम कार्बन टू ऑक्सीजन एंड देन इंक्रीज, ये भी गलत बात है। जनरली इंक्रीज फ्रॉम कार्बन टू फ्लोरीन, तो बिल्कुल कार्बन टू फ्लोरीन जनरली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है, आ गई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन्वॉल्व मैक्सिमम एनर्जी, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा ट्रांजिशन है जो मैक्सिमम एनर्जी इन्वॉल्व करता है या रखता है। पहली बात करें तो M-, भाई एक बात बताओ, माइनस है, नेगेटिव है, नेगेटिव का साइज तो क्या होता है, बड़ा होता है। नेगेटिव का साइज तो क्या होता है, बड़ा। और साइज अगर बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, इजी। तो यहाँ से अगर हम क्या करें, M में ले जाएं इसको, M- जो गैस है इसको M में ले जाएं, इलेक्ट्रॉन ले जाएं, तो
तो इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है IE वो तो क्या होने वाली है, कम। क्यों? क्योंकि माइनस का साइज बड़ा है और बड़े साइज से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, आसान काम। ठीक है, फिर मैं यहाँ की बात कर लेते हैं, यहाँ की और यहाँ की। पहले का काम हो गया। दूसरा देखो M, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल से देखो M से हमने बात की, एक इलेक्ट्रॉन निकाला और M प्लस बना दिया, ये गैस है, ध्यान रखना, और ये एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसे क्या हम क्या कहते हैं, IE1। फिर यहाँ पर ध्यान से देखो M प्लस जो है, M प्लस कैसा है, गैस। ये G नहीं है भाई, ये गैस है। ठीक है, M प्लस क्या है, गैस। इससे हमने M+2 बनाया, क्या, गैस, यानी कि एक और इलेक्ट्रॉन निकाला। तो M से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाला, तो इसे हम क्या कहेंगे, IE2 कहेंगे। थर्ड आप देखो, फिर M+2 जो दिख रहा है आपको, M+2 गैस, इससे फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाला और हमने क्या कर दिया, M+3 बना दिया, ये एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और ये हो गया IE3। तो ध्यान से देखो, एक ही एलिमेंट से अगर हम रेगुलर इलेक्ट्रॉन निकालते जाते हैं तो इन्हें हम सक्सेसिव क्रमागत आयनन ऊर्जाएं कहते हैं। और सक्सेसिव आयनाइजेशन जो एनर्जी है, ठीक है, उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। IE1 से ज़्यादा किसकी होगी, IE2 की, और IE2 से ज़्यादा किसकी होगी, IE3 की। तो देखो ये तो सबसे कम थी, साइज बड़ा हो गया, इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी था। और इन तीनों में सबसे ज़्यादा कौन सी हो जाएगी, IE3। IE3 कौन सी हो गई, M+2 से M+3। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, सेकंड। क्लियर है कि नहीं है, इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, कॉन्सेप्ट समझो और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, द IUPAC नेम ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 119 इज, यानी कि 119 जो है, जिसका एटॉमिक नंबर 119 है, उस तत्व का, उस एलिमेंट का क्या लिखना है आपको, IUPAC नेमिंग करनी है। अब IUPAC नेमिंग के लिए ध्यान से देखो, ये तो होते हैं नंबर, ठीक है, और यहाँ पर हम लेते हैं जो भी सिंबल हम यूज़ करेंगे, ठीक है, या यूँ कह सकते हैं नेम क्या लेंगे, ठीक है। तो 0 के लिए लेते हैं नील, ठीक है, और इसका सिंबल क्या लेंगे, 1 के लिए अन, यू, 2 के लिए बाई, बी, ठीक है, 3 के लिए ट्राई, टी, 4 के लिए क्वाड, क्यों, 5 के लिए पेंट, पी, 6 के लिए हैग्स, एच, ठीक है, 7 के लिए सेप्ट, एस, 8 के लिए ऑक्ट, ओ, 9 के लिए नन, इनन, तो ई से हम लिख देंगे, ठीक है, ये होता है। तो अब 119 की बात करें तो 119, तो 1 के लिए क्या आ गया, अन, तो UN, फिर 1 के लिए क्या आ गया, UN, और फिर 9 के लिए क्या आ गया, इनन, और नाम के लास्ट में आपको क्या जोड़ना है, IUM, EM ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया अन एनियम, ठीक है, तो ये हो गया अन एनियम, तो कंप्लीट, क्लियर। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, जिरकोनियम और हाफनियम हैव सिमिलर एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई बिकॉज ऑफ, यानी कि जिरकोनियम और हाफनियम, देखो जिरकोनियम जो आता है, ठीक है, ये देखो ये आता है फोर्थ नहीं, फिफ्थ पीरियड में, फिफ्थ पीरियड 5वें आवर्त में आता है जिरकोनियम, और हाफनियम जो आता है वो किस में आता है, 6th पीरियड में, 6ठे पीरियड में। तो इनके साइज क्या है, सिमिलर होता है। तो ये जो फंडा है ये मैंने बता रखा है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसकी वजह से होता है, ठीक है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है आप जानते होंगे ढंग से, तो आंसर क्या आ जाएगा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है, चलो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये अपने 18 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, और यहाँ पर ये अपने जितना टॉपिक्स थे लगभग उन सबको टच करते हुए, रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इन सबको टच करते हुए हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। और आप सभी यहाँ तक इस लेक्चर को देखें,
इसके लिए आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें, ऐसे ही हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते रहेंगे और आपका रिवीजन कराते रहेंगे। और यहाँ तक आने के लिए आप सभी को बहुत बड़ा थैंक यू। फिर मिलते हैं हम बड़ा नेक्स्ट लेक्चर में, अगले लेक्चर में, अगले नए चैप्टर के साथ, रिवीजन के साथ। तब तक के लिए तैयारी करते रहें अच्छे से, एग्जाम आने वाली है। मस्त रहें, खुश रहें। ठीक है बेटा, बाय।